वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग पीएसपीसीएल में जो 16 जून को आपका पेपर हुआ था, जिसमें शिफ्ट 2 के अंदर जो कि टाइमिंग मेंशन है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने वाला हूं। शिफ्ट 1 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और उससे भी पहले हम लोगों ने आपके लिए जो तीनों शिफ्ट का एनालिसिस था और वो प्रीवियस पेपर से कैसे डिफरेंट था, वो भी एनालिसिस की वीडियो बनाई है, वो भी आपके लिए अपलोड करा दी गई है, आप उसे भी देख सकते हो। और अभी जो आपकी 622 वैकेंसी हैं, उसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क एनालिसिस कंप्लीट करा दिया है मैंने आपके कोर्स में, जो भी चल रहा है हमारे मॉड्यूल में। और अभी मैंने रिसेंटली पावर सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें कि आज शायद सेकंड लेक्चर था। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अब आते हैं हम पेपर पे। पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और किस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन लिया गया है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सारा मैं यहाँ वन बाई वन डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, जो भी पेपर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है, ओके, फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ ए ग्रिड लेआउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऑप्शन नंबर 1 हायर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, नो, डिफिकल्टी इन वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन ड्यू टू मल्टीपल पास, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब देखो, यहां पर मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है पूरा एनालिसिस करके, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं साइड से, और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द टॉर्क इन ए रिलक्टेंस मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंस इन रिलक्टेंस बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर। यार, दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन इन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मशीन। यह क्वेश्चन आपका स्पेशल मशीन से लिया गया है, जो कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती हैं। उसका दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, नंबर 1 हिस्टेरेसिस मोटर, नंबर 2 रिलक्टेंस मोटर। तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और क्या क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी मैंने यहां ऐड की है। नेक्स्ट, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR इज नॉट एप्लीकेबल टू। जब मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूं, ओम्स लॉ में मैं लिखाता हूं कि केवल और केवल कंडक्टर के लिए वैलिड है ओम्स लॉ, ओके। बाकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं, यार इसके लिए कहाँ लागू होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन मैंने सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी है कि कहाँ वैलिड होगा, कहाँ नहीं वैलिड होगा। नेक्स्ट, इन ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईच कंज्यूमर इज सप्लाइड फ्रॉम रेडियल। देखो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मल्टीपल फीडर, ओनली वन फीडर। यस, देखो रेडियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक ये लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन की, मल्टीपल लोड्स इसी लाइन से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला, ये ए लोड कनेक्टेड है, मान लो यहां कोई बी लोड कनेक्टेड है और यहां कोई सी लोड कनेक्टेड है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है ना, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। जैसे अगर मान लो यहां कहीं फॉल्ट आ जाता है, तो क्या अगले लोड को सप्लाई मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसकी रिलायबिलिटी, भरोसेमंद कम है यार ये। उसी के साथ साथ एक इसका एडवांटेज भी है, क्या, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कम होती हैं, जिसके कारण लॉसेस कम होते हैं इसके अंदर। ट्रांसमिशन लाइन में 3 तरह के लॉसेस होते हैं। नंबर 1, ट्रांसमिशन लाइन में, दोबारा सुनो, ट्रांसमिशन लाइन में 3 टाइप के लॉसेस होते हैं। नंबर 1 ओहमिक लॉस, उसे कॉपर लॉस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन कॉपर की नहीं बनी होती, जबकि जो मशीन्स की वाइंडिंग्स होती हैं उन्हें हम ओहमिक लॉस और कॉपर लॉस बोल सकते हैं, क्योंकि वाइंडिंग्स जनरली कॉपर की बनी होती है, ओके। तो यहां मैंने क्या कहा, जो ट्रांसमिशन लाइन में ओहमिक लॉस नंबर 1, नंबर 2 कोरोना, नंबर 3 जो टाइप का जो लॉस होता है वो है लीकेज लॉस, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में हम पढ़ते हैं। जो इंसुलेटर के द्वारा करंट लीक कर जाती है, उसके कारण भी एक लॉस आता है, जिसे लीकेज लॉस कहते हैं, ओके। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो ड्रॉ करते हैं, उसमें शंट कंडक्टेंस शो करते हैं। शंट कंडक्टेंस यही बात रिप्रेजेंट करती है, मींस लीकेज करंट या लीकेज लॉसेस, ओके। तो ये 3 टाइप के लॉस होते हैं, बट इनमें भी अगर मैं मेजरली बात करूं, तो मेजरली कौन सा लॉस होता है,
मेजरली होता है आई स्क्वायर आर, दैट इज ओहमिक लॉस। याद रखना, इसे कॉपर लॉस नहीं बोलते। ठीक है, तो यही सब लिख रखा है यार, इसका ड्रॉबैक वगैरह सारा यहां मेंशन कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। इफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन बाय दिस देन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इफ देयर एग्जिस्ट यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। तो पहले मैं बना लेता हूं यार, इस तरीके से डायग्राम बनता है। यहां आपका जीएस, जीएस मतलब मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वही तो हमें फाइंड करना है, जीएस। ओके, ये यूनिटी फीडबैक है और यहाँ ये समर लगा दिया गया, प्लस माइनस मतलब नेगेटिव फीडबैक है। ये आर है मीन्स रेफरेंस इनपुट, आर ऑफ एस लिख देता हूँ, लेकिन आर भी लिखूंगा तो चलेगा। ये सी ऑफ एस लाप्लास डोमेन में है। अब इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप दिया है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी वाई आर, सी वाई एस ब्रैकेट में एस लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। तो वो क्या होता है, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, एच एस तो 1 है तो जी ही आ जाएगा। अब ये क्लोज लूप कितना दे रखा है, 1 अपॉन 2s प्लस 1, तो 1 अपॉन 2s प्लस 1 सी वाई आर और g अपॉन 1 प्लस जी। तो मुझे क्या फाइंड करना है, g फाइंड करना है यार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस जी इक्वल टू जी 2s प्लस 1 जी। जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, मैं इसे सोल्व करा के आप लोगों को कराता हूँ यार, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब जी वाले पार्ट एक तरफ ले जाओ यार, 1 को मैं ऐसा करता हूँ, जी को उधर भेज देता हूँ इधर वाले को ना, तो जी को उधर भेज देता हूँ और जी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2s प्लस 1 माइनस 1। ओके, 2s प्लस 1, ये जी उधर जाएगा। ओके, और जी मैंने कॉमन लिया, ठीक है, इतना आ जाएगा यार। अब मुझे तो जी फाइंड करना है, जी इक्वल टू 1 अपॉन, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2s आ जाएगा यार, 1 अपॉन 2s। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना आ गया जी, 2s आ गया। 1 अपॉन 2s, 1 अपॉन 2s का मतलब 1 अपॉन 2 का मतलब 0.5, तो 0.5 अपॉन s, तो यस इसका बी मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यार। देख लो एक बार, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, सिंपल यार एकदम। देखो यह पूरा सोल्व भी कर रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल आप मैं सोल्व करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ एन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जनरेटर्स, टर्बाइन्स, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। यस, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट डीसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है यार। ओके, की कंपोनेंट पूछा है ना, तो जनरेटर थोड़ा ना, डिस्ट्रीब्यूशन में जनरेटर कहां से आएगा, टरबाइन कहां से आएंगी, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहां से आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां सबसे लोएस्ट वोल्टेज आपको देखने मिलेगा यार। हालांकि ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कि आप स्मॉल कंज्यूमर को सप्लाई दे रहे हो, मीडियम को या लार्ज को। लार्ज कंज्यूमर का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, ओके, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, और जो स्मॉल कंज्यूमर का मतलब होता है हॉस्पिटल, कॉलेज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह। और जो स्मॉल कंज्यूमर होते हैं वो हम लोग, मीन्स डोमेस्टिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट, तो यार एक एक पॉइंट को थोड़ा समझ कर चलो। पेपर के सॉल्यूशन का मतलब तभी है जब आप लोग उस बात को रिलेट करके चलो थोड़ा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान रखो, जो बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है सारा मैंने। Which of the following is the crucial factor to consider when selecting a site for distribution substation? Means distribution substation कहाँ प्लेस करोगे, एक तरीके से ये है distance from the load center। यस यार, अगर मान लो distance from the load center अगर ज्यादा है, मीन्स यहां मान लो आपका सबस्टेशन लगा दिया और यहां मान लो मैंने लोड लगा दिया यार, बीच की डिस्टेंस मान लो 1000 किलोमीटर है, हो गया काम। ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बेटा। इसी कारण पहले जनरेट होती है पावर, इलेक्ट्रिसिटी मींस वोल्टेज, उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के उसे स्टेप अप करते हैं और हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि लॉसेस कम होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लगाएंगे, अगर लोड उससे बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर तो हम ट्रांसमिट ही कर देते पहले हाई वोल्टेज पे, लॉसेस कम करने के लिए। इसीलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर आपसे कोई पूछे कि लोड जो है सब स्टेशन के पास में लगाना चाहिए या दूर, आप बोलोगे पास में, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं लाइक आई स्क्वायर आर लॉस जो कि मेजरली होता है, ये कम हो जाता है पास में लगाने से, क्योंकि लाइन की लेंथ कम हो जाएगी, आर इक्वल टू रोयल अपॉन ए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, यही सारी बातें लिखी हैं। मैं बीच में थोड़ा सा रुक जाता हूं जिससे कि आप लोग पढ़ पाओ। एरर इन द रीडिंग टेकन फ्रॉम द electrostatic voltmeter instrument can occur due to which of the following: impact of non-uniform calibration only,
इम्पैक्ट ऑफ आइदर एनवायरमेंटल फैक्टर और नॉन यूनिफॉर्म कैलिब्रेशन और वेरिएशन इन कैपेसिटेंस। यार यही सारा क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो कैसे, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हाफ, ओके, हाफ वी स्क्वायर डी सी वाई डी थीटा होता है, ओके। वी इज द वोल्टेज, सी इज द कैपेसिटेंस, थीटा इज द डिफ्लेक्शन, ओके। और टी सी कितना होता है, अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो के थीटा। अब के थीटा इक्वल टू, अगर मैं टी डी इक्वल टू टी सी अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, के थीटा इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर डी सी वाई डी थीटा। यार अब एक बात आओ, यहां से डिफ्लेक्शन देखो वोल्टेज के वेरिएशन पे भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस के वेरिएशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उस बात पे भी डिपेंड कर रहा है। बोलोगे सर वो तो नहीं शो हो रही है फॉर्मूले से, नहीं यार, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कहीं टेम्परेचर अचानक से ज़्यादा हो गया या ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या इंस्ट्रूमेंट एक जैसी रीडिंग देगा? कभी नहीं देगा। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया। देखो ध्यान से देखो, इंपैक्ट ऑफ आइदर एनवायरमेंटल फैक्टर, यस, नॉन यूनिफॉर्म कैलिब्रेशन या वेरिएशन इन द कैपेसिटेंस, ओके, यही सब लिखा हुआ है यार, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल आरएलसी सर्किट इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, अच्छा क्वालिटी फैक्टर दे दिया 10 एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 10 किलोहर्ट्ज। अच्छा क्वालिटी फैक्टर, अब क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में न्यूमेरिकल में यहां सोल्व करके चल रहा हूं यार, ठीक है, एक मिनट। देखो क्वालिटी फैक्टर, हालांकि हम क्यू से दिखाते हैं इससे ना क्वालिटी फैक्टर को, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला होता है यार। मैं डिटेल कोर्स में आपको पूरा डेराइव कराता हूं इसे। अब क्वालिटी फैक्टर कितना दे दिया इन्होंने, अच्छा बैंडविड्थ पूछी है, क्वालिटी फैक्टर 10 दे दिया है, तो क्यू की जगह 10 रखा हमने, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 50 किलोहर्ट्ज, तो बैंडविड्थ भी बेटा किस में आएगी, किलोहर्ट्ज में ही आएगी, तो बैंडविड्थ इक्वल टू 5 आ जाएगी यार, किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ उधर, तो 0 से 0 कैंसिल, यस, या 2.5। एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं सवाल। पैरेलल आरएलसी सर्किट इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 10 एंड इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर 10 है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 है, बैंडविड्थ नहीं यार 5 आएगी इसका आंसर ना, इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन 5 नहीं है, आई थिंक यहाँ से 50, ओके 50, एक मिनट में सही से चेक कर लेता हूँ। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, और जब बैंडविड्थ उधर जाएगी तो क्वालिटी फैक्टर नीचे 10, तो 5 आएगा आंसर। 5 ऑप्शन में है, 5 तो ऑप्शन में नहीं है। तो यार ये ना बेटा आपका ये ऑब्जेक्शन रेज करना होगा इस पर ना, अगर उस टाइम पे मैंने बताया होगा सॉल्यूशन के लिए, कोई नहीं ये गलत है, इसके सॉल्यूशन गलत हैं जो वहाँ से आए थे ना, इसका आंसर ना 5 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। मैं फिर से एक बार देखता हूँ यार ऐसा कैसे। देखो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर कितना की गिवन है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 10 रख दिया हमने। उसके बाद इट्स रेजोनेंट एट ए फ्रीक्वेंसी, ओके 50 ऊपर रखा, बैंडविड्थ ऊपर जाएगी, 10 नीचे आएगा, 0 से 0 खत्म, 5 ही तो आएगा यार, तो वो गलत है ऑप्शन में यार, ओके। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 5 कर द क्वालिटी फैक्टर इंडिकेट द, ठीक है, आगे क्या होगा, फ्रॉम द सीरीज करेक्ट बैंडविड्थ इज 5 किलोहर्ट्ज, वैलिडेटिंग ऑप्शन बी। तो बी क्यों सही किया भाई, एक मिनट देख लेते हैं। बी, अच्छा 5, अरे यार अच्छा 5 किलोहर्ट्ज क्यों है यार, देखो मैं इसमें वो हो गया यार थोड़ा सा ना, रियली सॉरी यार, ये जो है 2.5, मैं 2.5, लेकिन नहीं ये तो दूसरा ऑप्शन है ना, 4th है ना, ओके कोई नहीं, तो 5 किलोहर्ट्ज से तो आंसर है, ओके 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 कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज द बुलियन फंक्शन ए, यार ये तो और गेट है, ठीक है, और नैंड गेट पूछा आपको, कितने नैंड गेट लगेंगे बुलियन फंक्शन और गेट एंड नॉट और, 1 2 3 3 लगेंगे यार, ओके। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, और मैं डिटेल कोर्स में से बनवाता भी हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिपल फैक्टर विदाउट ए फिल्टर इज फॉल्स, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव इज, अच्छा कौन सा इज फॉल्स, अच्छा फॉल्स कौन सा है, ओके। रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव इज 0.48, ओके। फिल्टर इंक्रीजेज द रिपल, गलत बात यार, ये तो रिड्यूस करता है ना रिपल, इसलिए तो फिल्टर लगाते हैं हम लोग, तो ये गलत हो गया यार, तो दूसरा ऑप्शन ही गलत है,
यहाँ सारी चीज़ें देखो एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एडी करंट लॉसेस इन द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन? लैमिनेटेड स्टील यार, ठीक है, बहुत फेमस सवाल है यार। और एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, पाई स्क्वायर Vm स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 6 रो। रो इज द रेजिस्टिविटी, Bm इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F इज द फ्रीक्वेंसी, T इज द लेमिनेशन की थिकनेस और पाई इज द कांस्टेंट। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है यार, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन में थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ये लिखा, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कभी कुछ बच्चे पढ़ना चाहे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ओके, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक टिपिकली रिक्वायर द सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन्स और लाप्लास इक्वेशन। यार ये अच्छे लेवल का सवाल था, ये आपका EMFT से रिलेटेड था और काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल था। यहाँ पूरा सोल्व कर रखा है मैंने, देख लेना आप लोग। In the equivalent circuit of a single phase induction motor, okay, the branch representing core loss is connected in parallel with the magnetizing reactance। यार जब आप बनाते हो ना बेटा सिंगल फेज का सर्किट, तो यहाँ क्या होता है, स्टेटर का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ओके, फिर एक शंट ब्रांच होती है, ठीक है, इस तरह से एक शंट ब्रांच होती है, फिर इसी के पैरेलल में क्या आती है, एक कोर लॉस रेजिस्टेंस की ब्रांच आती है, ठीक है, वही बताया गया है। आगे देखो, फॉर ए बैलेंस 3 फेज स्टार सर्किट कनेक्टेड टू रजिस्टिव लोड, इफ द फेज वोल्टेज VPH √3 volts एंड द फेज करंट इज √3 एम्पियर, देन द लाइन वोल्टेज, अच्छा स्टार कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज ना पूछा क्या है, अच्छा एम्पियर, देन द लाइन वोल्टेज इज वोल्ट, अच्छा लाइन वोल्टेज पूछ लिया आपसे, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 VPH, और VPH कितना दिया है, देखो फेज वोल्टेज √3 है, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो 3 होना चाहिए, तो 2 जगह है 3, तो आगे निकाल देते हैं। एंड द लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होती है यार स्टार कनेक्शन में, और वो √3 है तो ये √3 आ जाएगा यार, तो 3√3 सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको दूसरा दिखे, ठीक है। 16 देखो बेटा, ये देखो ये सॉल्यूशन आपके सामने देख सकते हो आप लोग। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द होल्डिंग करंट ऑफ द थायरिस्टर। यार होल्डिंग करंट क्या होती है, जिसके वो एनोड करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर कम कर दें हम, तो हमारा थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। कैसे करते हैं, कम्यूटेशन सर्किट की वजह से करते हैं। मीन्स SCR ऑन तो अपनी मर्जी से होता है, लेकिन ऑफ अपनी मर्जी से नहीं होता। उसे ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं। कम्यूटेशन सर्किट क्या काम करता है, एनोड करंट को एक पर्टिकुलर करंट से नीचे लेके चला जाता है, उस पर्टिकुलर करंट का नाम है होल्डिंग करंट। इट इज द मिनिमम एनोड करंट बिलो विच द थायरिस्टर टर्न्स ऑफ। और लैचिंग करंट क्या होती है, टर्निंग ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है। ओके बेटा, यही मैंने पूरा लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which statement is false about Zener characteristics? Zener diode has a thinner depletion layer. Okay. Zener diode is heavily doped to reduce reverse breakdown voltage. A Zener diode क्या पूछा, false, अच्छा false पूछा, तभी तो कहूँ यार ऊपर वाले तो सब सही हैं। Okay. A Zener diode has a sharp reverse breakdown voltage. Okay. Zener diode is designed to operate in, गलत यार, फॉरवर्ड बायस में यूज करने के लिए थोड़ा ना बनाया जाता है, यही गलत बेटा। ये सवाल भी पूछा जाता क्या, एक ज़ेनर डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो वो कैसा काम करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एज ए नॉर्मल डायोड। फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। तो जब नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है तो उसकी स्पेशलिटी तो खत्म। अब बात आती है ज़ेनर डायोड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ज़ेनर डायोड एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मीन जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज को फिक्स रखने के काम आता है। लोड के अक्रॉस का मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से हो रहा है। ऐसा मत सोचना कि ट्रांसमिशन लाइन है वहां लोड पे ज़ेनर डायोड लगा दूंगा ना। ओके, जो एक स्मॉल रेटिंग का अगर मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो मैं ज़ेनर डायोड यूज करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के अंदर। ओके, ध्यान रखना इस बात को। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में भी यूज करता हूं तो नॉर्मल वोल्टेज के लिए, ऐसा नहीं कि केबी वगैरह में यूज करते हैं ना, उसके लिए बेटा हम बात करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। यही डिफरेंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं वो हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई पावर पर डील करती हैं, और जो एनालॉग, जो कि नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल या सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपकी लो वोल्टेज, लो करंट, लो पावर, बट फ्रीक्वेंसी हाई होती है वहां पर। ओके, उस पर डील करती है।
बट आपने सुना होगा पावर डायोड, नॉर्मल डायोड। तो पावर डायोड, नॉर्मल डायोड में कुछ तो रिलेशन होगा। अगर पावर डायोड हाईएस्ट मीन्स हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई पावर पर डील कर रहा है तो उसके कंस्ट्रक्शन में भी तो कुछ डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। चलो ये देख लो। Which of the following methods is commonly used to protect large transformers from the overheating? Periodic manual inspection of winding temperature, ऐसा नहीं है। Okay, which of the following method? Okay, installation of isolator on the low voltage side only? No. Placement of thermocouple or resistor temperature detector near the temperature? Yes यार, जो अगर मान लो हमें ओवर हीटिंग या ओवर टेम्परेचर से बचाना है तो थर्मोकपल यूज करेंगे या आरटीडी यूज करेंगे। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, सारे ऑप्शन पढ़ के कॉमन सेंस से भी ये हो जाता। या आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। आरटीडी के बारे में बताया गया है, थर्मोकपल्स के बारे में यहाँ मैंने डिटेल मेंशन कर दी है। इन ए क्रॉस ब्लास्ट टाइप एयर सर्किट ब्रेकर, हाउ इज द आर्क एक्सटिंग्विश्ड ड्यूरिंग इंटरप्शन? तो यार ये आर्क कैसे सेपरेट होती है वहां पर, उसके बारे में बोला गया है। तो बाय डायरेक्टिंग ए हाई प्रेशर ब्लास्ट ऑफ एयर परपेंडिकुलर टू द आर्क, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ ए लाइन चार्ज हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेंथ एल, देन टोटल चार्ज। यार लैम्डा क्या होता है? पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ओके, तो क्यू कितना हो जाएगा यहां से? लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू एल, यस। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सिंपल यार। ये देखो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। आगे, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फिल्टर सर्किट? यार ये तो अभी किया था हमने। द फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव द फ्लक्चुएशन और रिपल प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट। बात तो सही है, लेकिन फिल्टर की डेफिनेशन है तो ये तो सही है, लेकिन हमें तो फॉल्स ढूंढना है। ओके, द पाई फिल्टर गिव्स बेटर फिल्टरिंग देन द एलसी सर्किट, ये भी सही है। इन अ सीरीज इंडक्टिव फिल्टर रिपल इंक्रीज विद द लोड रेजिस्टेंस, बट इन शंट कैपेसिटी फिल्टर रिपल डिक्रीज विद इंक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस, ये भी सही है। द कैपेसिटर अपोज द चेंज, गलत यार, ये तो बच्चा जानता है यार। क्या? इंडक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट में, लेकिन यहां वोल्टेज में बोला है। कैपेसिटर अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, यहां करंट बोल दिया है। तो बेटा सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना आपको। बड़े ही कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन रखे हैं बीच बीच में, लेकिन देखो कितना साफ साफ बोल रखा है। आपको मैंने भी कम से कम बहुत बार बताया इसी यूट्यूब चैनल पे, इंडक्टर कांट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट बिकॉज फॉर सडन चेंज ऑफ करंट इनफाइनाइट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कैपेसिटर कांट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज बिकॉज फॉर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज इनफाइनाइट करंट इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, अगर ऐसा ही होता कि एक इंडक्टर में सडनली चेंज कर दें करंट और इनफाइनाइट वोल्टेज मिल जाएगा, तो उसके लिए तो फिर हमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट बनाने की जरूरत क्या ही पड़ती है। एक इंडक्टर के अक्रॉस सडनली चेंज कर देते इनफाइनाइट वोल्टेज मिल जाता, इसीलिए बोला जाता दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नेक्स्ट, दिस इज द सॉल्यूशन। टू एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन फ्लिप फ्लॉप इज यूज। यार मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन यार डिजिटल एनालॉग से तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 टाइम्स फिर 0। पहले 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, जहां 0 वहां 1, जहां 1 है वहां 0। 0 का कितना हो जाएगा बेटा? 0 का 1, 1 का 0, 1 1 0 0 0 1 मीन जहां जहां 0 वहां 1, जहां 1 है वहां 0। ये आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बेटा? ये 1s कॉम्प्लीमेंट है इसका, लेकिन इसमें 1 ऐड कर दो यार। 1 ऐड कर दोगे जो आएगा 1 and 1 0, कैरी 1, 0 and 1 1 0 0 1 1 0 1। दिस इज द 2s कॉम्प्लीमेंट। मैच कर लेते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन देखो यार आपके सामने, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट लो, जहां 0 वहां 1, जहां 1 है वहां 0। जो आए 1s कॉम्प्लीमेंट उसमें 1 ऐड कर दो, 2s कॉम्प्लीमेंट। In a DC machine, the flux created by the armature that cross the main field is termed as cross magnetizing। यार यही तो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। यहां देखो मैंने पूरा
एक्सप्लेनेशन दी है आप लोगों को। रजिस्टर्स आर प्राइमरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। यस यस, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है ठीक है, रजिस्टेंस जो होता है करंट को कंट्रोल करने के लिए तो यूज करते हैं। देखो आगे, कैपेसिटेंस इज ए मेजर ऑफ कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी। यार ये लिखा हो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूछ ली है यार, देखो सिंपल क्वेश्चन है, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। 400 kV ट्रांसमिशन लाइन टिपिकली यूटिलाइज बंडल कंडक्टर। यार मतलब क्या यूज करते हैं वो पूछा गया, सिंगल सॉलिड अंडरग्राउंड या इंसुलेटेड कंडक्टर। ये सारी चीजें ना जब मैं पावर सिस्टम पढ़ाता हूँ उस चीज में बड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। हालांकि हमारा कल परसों से, शायद कल से तो नहीं, परसों से स्टार्ट होगा ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर, जो कि आपका 3rd चैप्टर होगा। ठीक है, तो वहाँ मैं से डिटेल में बात करता हूँ बंडल कंडक्टर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, पूरा डिटेल में चलेगा। फिलहाल 28th इसे देख लो यार। कभी आप बोलो कि सर एकदम आपने आगे बढ़ा दिया, तो इसे आप पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैं रुक जाता हूँ बीच में, पॉज करके आप देख सकते हो। डेटा इन द पैरेलल, मैं पूरा पढ़ता हूँ, ऊपर तो कुछ नहीं है। डेटा इन द पैरेलल फॉर्म कैन भी कर रही यार, पैरेलल फॉर्म से सीरियल फॉर्म। ये क्या है, पैरेलल फॉर्म में डेटा आ रहा है, सीरियल फॉर्म में जा रहा है। पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, बात खत्म। बताओ, नाम से ही क्लियर है, देख लो। चलो आगे देखो, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला, बीटी इक्वल टू, एक मिनट, बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला, कलर चेंज कर देता हूं यार, बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल या डिफरेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या आपको कहा जाता है डिफ्यूजन पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल, बात एक ही है यार। वीटी, वीटी थर्मल वोल्टेज होता है एल एन, एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। टर्म क्या वो भी मैं बता देता हूं बेटा। एन ए का मतलब होता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एन डी का मतलब डोनर इंप्योरिटी, एन आई का मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, वीटी का मतलब थर्मल वोल्टेज, एल एन का मतलब लोग बेस ई रखेंगे उसका। क्या पूछा, पीएन जंक्शन परमिट करंट फ्लो इवन बिलो द बिल्ट इन पोटेंशियल। क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट फॉल्स, पीएन जंक्शन परमिट करंट फ्लो इवन बिलो द बिल्ट इन पोटेंशियल। गलत बात है यार, नहीं फ्लो होती यार। ओके, और ये उसका फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, गलत ही पूछा गया था इसमें, तो गलत पहला ही है, देख लो आपके सामने है चीजें। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लेसिंग द आइसोलेटर इन सीरीज विद द सर्किट ब्रेकर। यार आइसोलेटर क्या होता है, क्लियरेंस बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बोला यहाँ फॉल्ट आया है, इतना ही स्पेस है दोनों के बीच में, तो बेटा कम स्पेस रहेगा तो उसमें आर्क बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। आर्क बनने की पॉसिबिलिटी होती है, आर्क बन गई तो ये कंडक्टिंग बन जाएगा, ऑपरेटर होगा खत्म। इसलिए बेटा यहाँ से यहाँ तक हम गैप बढ़ा देते हैं, पूरा ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो इतना गैप हो गया, तो अब आर्क बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी। पढ़ते हैं, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन एंड फिजिकल आइसोलेशन, बस खत्म यार, देख लो। Determine the phase angle measured with the help of CRO when two signal of the same frequency are fed to the input and the time difference between the two peaks is 4 millisecond and the time period of the two signal is 12 millisecond. ओके, यहाँ देखो सॉल्यूशन मेंशन किया हुआ है यार। फेजर में डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 360, तो 4 अपॉन 12, 1 अपॉन 3, 3 और 3 दूनी 120 डिग्री। ओके, इस तरह से फाइंड कर लोगे, हालांकि मेजरमेंट का क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला वाइज। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, या सिलिकॉन स्टील। अगर सीआरजीओ ऑप्शन में होता तो उसे मारते, सीआरजीओ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। देख लो आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं। ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। चलो जोड़ते हैं, एक वोल्टेज सोर्स है बेटा, प्लस माइनस कितने वोल्ट का है, 24, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 6। आगे पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस टू रिसीव द मैक्सिमम पावर एंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर एल, जिससे मैक्सिमम पावर आए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो आर एल इक्वल टू आर टी एच या आर एस 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ सोल्व बेटा। मैक्सिमम पावर के लिए आर एल इक्वल टू आर टी एच होता है, या आर एस बोल सकता हूँ, आर एस या आर टी एच, कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ओके, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला मैं पूरा डेराइव कराता हूँ आपको, वी टी एच स्क्वायर अपॉन
4 RTH, रख दो वैल्यू। VTH कितना दिख रहा है आप लोगों को? 24, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, 4 RTH। RTH कितना बेटा बोल दो? 6, 6 चौक 24, 4 से 4 खत्म, 24। पावर की यूनिट वॉट। देखते हैं तो पहला ऑप्शन में क्या क्या पूछा? पहले RTH फिर मैक्सिमम पावर, तो 6,24, तो 6,24 फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है नेटवर्क एनालिसिस का। ओके, आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक है। पेपर का सॉल्यूशन करने का मतलब ये नहीं है कि टीचर आए और बस करा दिया पेपर सोल्व। आपको उसके बाद आपको एक पेपर लेकर बैठना है और आपको यह देखना है कि इसमें से कितना % आप लोग कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी आपकी उस हद तक नहीं है जो आपकी मंजिल तक पहुंचाए, तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। ओके, ध्यान रखना इस बात को। यह ऐसा कुछ नहीं है कभी आप बोलो कि सर पेपर सोल्व कराने के पीछे ये बताना चाह रहे हैं कि कोर्स वगैरह ये सब चीज, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद डिसाइड करो कि आप लोगों की तैयारी किस हद तक है। ये पेपर है आपके सामने, ठीक है? तो आप अपनी एनालिसिस करो कि आप सेल्फ स्टडी करके कहां हो अभी। अगर आपको लगता है कि कमी है तो उसे इंप्रूव करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ डीसी मशीन, आर्मेचर वाइंडिंग, द टाइप ऑफ द वाइंडिंग। ओके, जैसे लैप वाइंडिंग अगर है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू लैप वाइंडिंग के लिए MP। अगर M क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग M इक्वल टू 1, फॉर डुप्लेक्स M इक्वल टू 2, फॉर ट्रिप्लेक्स M इक्वल टू 3। क्या बात है? इसी बात पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग 2M, फॉर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग M इक्वल टू 1, फॉर डुप्लेक्स M इक्वल टू 2, फॉर ट्रिप्लेक्स M इक्वल टू 3। अगर कुछ ना कहा जाए तो क्या कंसिडर करोगे? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो उसके लिए M इक्वल टू 1 1 रख दोगे तो लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पोल्स के बराबर आ जाएगा पैरेलल पाथ, और वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया है टाइप्स ऑफ वाइंडिंग पर डिपेंड करता है कौन? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। 35, why is the lubrication of bearing important in motor maintenance? Okay, to minimize the friction and overheating। अगर एक बात आओ, मैं तो ये कहता हूं अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, अगर एक सिविल इंजीनियर से भी मैं ये सवाल पूछूं तो वो भी बता देगा यार, इसमें कोई ऐसी इंजीनियरिंग यूज हुई ही नहीं है, बस सीधा सा कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन है, देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। देखते हैं ऑप्शन, रेडियली आउटवर्ड। सही बात है यार। आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन है, देख लो। In designing a snubber circuit for protecting an SCR from false triggering due to high dB by dt, which of the following circuit configuration is most suitable? A series RC circuit connected in parallel with SCR। आप बोलोगे सर ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, ये एक स्विच है, ये SCR लगाया, ओके, इसके अक्रॉस एक हमने सर्किट लगाया RC, ओके, और इसी के अक्रॉस एक डायोड भी लगता है यार इस तरीके से। ये कंप्लीट, और यहाँ पे एक लोड होगा। दिस इज द कंप्लीट सर्किट। स्नवर सर्किट क्या है? ये बेटा स्नवर सर्किट बनाता है इतना पार्ट। ओके, ये जो है ना, ये इतना पार्ट जो है, ये स्नवर सर्किट है जो SCR को dB by dt ट्रिगरिंग से बचाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। क्या अगर dB by dt से प्रोटेक्ट करना है एक SCR को तो क्या करोगे? स्नवर सर्किट। नेक्स्ट, ये मैंने कंप्लीट जो बोला है वही लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। 38, a 12 volt battery is in series with 6 ohm resistor connected to terminal, okay, terminal A. A 3 ohm resistor is connected between terminal A and B. Find the Norton current and Norton resistance। यार इसे ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग ना। ए 12 बैटरी, तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी 12 वोल्ट, ओके। आगे इन सीरीज विद 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू टर्मिनल A, ओके। ए 3 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल A एंड B। आई थिंक ये होगा यार, इसे A बोल देता हूँ, इसे B बोल देता हूँ।
हाँ, और ये कितने ओम का है, 3 ओम। अब क्या बोला गया है, फाइंड द नॉर्टन करंट नॉर्टन रेजिस्टेंस, बट कहाँ कहाँ, ओके मीन्स ये लोड रेजिस्टेंस है तो इसी के अक्रॉस पूछा गया यार। तो जब इसका सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दो तो एक करंट सोर्स मिलेगी आपको कितने ओम की, आई इक्वल टू वी बाई आर, 12/6 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, पैरेलल में, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस ये है पहले से 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, तो ये आ जाएगा। लेकिन आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोला गया है यार, एक मिनट ना, ये ए और बी टर्मिनल की तरह हैं, रजिस्टर कनेक्टेड टू टर्मिनल ए, 6 ओम रजिस्टर टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, ओके। एंड 3 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। अब बी किधर है देख लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इन्होंने नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसका ना देखो ऐसा नहीं बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ये जो सर्किट बना हुआ है ना इस तरीके से, अब इसका नॉर्टन रेजिस्टेंस बनाओ। मैं बनाता हूँ दोबारा से ना, दोबारा से सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, दोबारा सर्किट बनाता हूँ। यार इन्होंने क्या बोला, नॉर्टन रेजिस्टेंस, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस तो 6 ओम होना चाहिए। नॉर्टन करंट इज 12 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद, ओके सीरीज में है, कनेक्टेड टू टर्मिनल ए, ठीक है। ए रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। अब बी किधर है, पहुंचे ना, सर्किट देना चाहिए यार। फाइंड द नॉर्टन करंट नॉर्टन रेजिस्टेंस, किन किन टर्मिनल के, चलो यही मान के चलेंगे यार, ये सर्किट बनेगा जो अभी बनाया मैंने, और इन सबका पैरेलल कर दो, क्योंकि ना तो देखो 6 ऑप्शन में है, ओके, ना ही 3 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब दोनों को पैरेलल करके आंसर देना। 3 6 18, R1 R2 अपन में R1 प्लस R2, 3 6 18 अपन में 3 6 9, तो 2 ओम आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन मैच कर रहा है। हालांकि इन्हें देना चाहिए यार कि किन 2 टर्मिनल के बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। वो स्किप था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने मार्क किया इस तरीके से। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये देख लो यार सोल्यूशन, ये देखो, ए सर्कुलर वेव गाइड इज प्राइमरली यूज टू, यार ये एमएफटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। कन्फाइन एंड गाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये एमएफटी आपका चलेगा अभी, तो वहाँ कराई जाएंगी सारी चीज़ें, अभी नहीं हुआ एमएफटी, बट कोई नहीं, थोड़ा अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल है। मतलब इन ए प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर पीयूटी, हाउ इज द गेट बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, गेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस। यार ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लेवल का है, कराता हूँ मैं इसी क्लास में आपके। आगे 41, हाउ मेनी पीएन जंक्शन आर फॉर्म्ड इन बेसिक थायरिस्टर स्ट्रक्चर, कितनी जंक्शन होती हैं यार, 3 यार, 3 जंक्शन होती हैं, 4 लेयर होती हैं, ठीक है। बताओ इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी पूछा गया यार, बहुत ज़्यादा इजी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट, यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसीआर, जबकि पीएमएमसी नहीं करते। ये एक्सप्लेनेशन है, सारी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, ये इनडायरेक्ट है यार, ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है जो कि मेजरमेंट में पढ़ते हो आप। ये एनालिसिस देख लो। आगे देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल टू करंट एनक्लोज बाय दैट लूप, द टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट पाथ और लूप। 45, दिस इज द एनालिसिस। The lag lead compensator allow for adjustment of the system to improve the system's stability, transient response and the steady state accuracy, both the phase and gain characteristics। ये कंट्रोल सिस्टम से यार कंपनसेटर पढ़ते हैं, वहाँ से लिया गया सवाल है, ठीक है। और ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा। What is the typical direction of the rotation in a single phase induction motor with shaded pole? यार बहुत ही फेमस सवाल है यार, from unshaded pole to shaded pole, ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से लिया गया है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इन ए हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज, व्हाट इज द रोल ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल वेपर एंड क्वार्ट्ज पाउडर ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड? इट प्रोड्यूसेस ए हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस दैट हेल्प इन आर्क क्वेंचिंग। ये आपका पावर सिस्टम से जब मैं स्विचेस पढ़ाता हूँ वहाँ से है, ये एक्सप्लेनेशन है यार।
In control system, the lag compensator add gain at frequency and helps to low and improve steady state error. This is the characteristics of lag compensator. This is the explanation. See, the armature core of DC generator is made up of laminated steel jar, जिससे एडी करंट लॉस कम हो जाए. This is the explanation. Last, determine the value of the centroid with respect to root locus in control system. यार सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है. इसमें -3 आ जाएगा सेंट्रोइड, और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर ना, इसे आप देख सकते हैं. तो यार देखो, इस पेपर की एनालिसिस है, आप लोगों को क्या देखना है, बस यही मेरा मैसेज था. देखो, नो डाउट सॉल्यूशन आप देख लोगे, जो भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर, जो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन था वो कवर भी कराया है. यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि जो टॉपिक देखो, अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ी सी एनालिसिस कर देता हूँ मैं, उसके बाद में आगे बढ़ूँगा. देखो किस किस सब्जेक्ट से, अगर मैं बात करूँ पावर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन दिखे गए हैं, बिल्कुल दिखे गए हैं, ठीक है, नहीं छोड़ सकते. सेपरेट कितने मार्क्स का पूछा गया, क्या लेवल था, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है बेटा. मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ सकते. मशीन से क्वेश्चन मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं. आगे आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यार इस बार उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं. काफ़ी क्वेश्चन का मतलब, जैसे एक बार होल्डिंग करंट का पूछा है, स्नेवर सर्किट का पूछा है. ओके, तो काफ़ी क्वेश्चन यार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए हैं, इसे भी नहीं छोड़ सकते. जो फोर्थ है मेजरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं. आगे है आपका नेटवर्क, यार बेसिक इलेक्ट्रिकल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं. आगे अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम, क्वेश्चन आए हैं. 7 अगर बात करूं मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यस आए हैं क्वेश्चन. अगर मैं बात करूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से कम आए हैं, 1 से 2, लेकिन आए हैं, ठीक है. और अगर मैं बात करूं आगे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, वहाँ से भी चीज़ें देखी गई हैं यार, ठीक है. मिसलेनियस कॉन्सेप्ट लाइक यूटिलाइजेशन से तो डायरेक्टली कोई सवाल ऐसा नहीं आया है इस वाले पेपर में, ठीक है, वो मैंने अलग से एनालिसिस भी कर रखी है. बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, ठीक है. और देखो यार, हाँ EMFT यार मिसलेनियस में रख सकते हैं आप, ठीक है. EMFT से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने आपसे बात की है. तो ये हमारी एक वीडियो थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी, जिसमें आप लोग ये देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक चल रही है और उसमें कितने इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. देखो, बीच बीच में आकर मैं आप लोगों के लिए सेशन क्यों लेकर आता हूँ उसके बारे में बताता हूँ. बहुत सीधा सा फंडा ये है यार, देखो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है, आप भी जानते हो ये बात, ऐसा नहीं है कि मैं नई बात बता रहा हूँ, बहुत बार बताई है, गुरविंदर सर ने ही बताई है, मैंने ही बताई है, और आप लोगों को भी मालूम है इन शॉर्ट. बट बात यह है कि उतनी वैकेंसी के लिए क्या आप लोग तैयार हो, ये बात सोचने की. क्या जो तैयारी आपकी अभी है उस तैयारी में आप उसमें जेई बन सकते हो? अगर नहीं तो देखो आपको आगे क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. अगर मेरी तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिख सकते हो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये डाउट है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए. बट आप लोग यार तैयारी करो अच्छे से. कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डायरेक्टली गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि पावर सिस्टम से पूरा मेरे साथ कंटिन्यू होना, तो आप हमारे मॉड्यूल के साथ जुड़ सकते हो. ऑल द बेस्ट.